कितने लोग यार, कितने अच्छे लोग हैं, अपनी गलतियां देखने आ गए तुरंत ज्वाइन किया सबने, मतलब लगता है 10 सेकंड में सब ज्वाइन भी कर लिए। हाँ, लॉ पेपर मोस्टली सबको मिल गया है चेक होके, ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा सबका। हाँ, अभी हम इवनिंग को गुड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी इवनिंग हुई आप लोग की। पेपर देखने के बाद मुझे सच में मज़ा आया। रिजल्ट एक बार मैं देख लूँ किसका है, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने गए? 28। हाईएस्ट मार्क्स गए अपने 28 मार्क्स गए यहाँ पे, ठीक है। चलो पेपर आपके पास शो हो रहा होगा। एक सेकेंड म्यूट कर लो किसी का। देखो ये इनके उनके लिए भी जिन्होंने पेपर अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार आप समझ जाओ कि कहाँ मिस्टेक क्या हुई है। सब भावुक हो गए, जो चार्ट बुक से पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ फिसले हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो कहीं ना कहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है। जिनका अनम्यूट है वो आप म्यूट कर लो, आई थिंक। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, एक बार आप म्यूट कर लो, जिनका अनम्यूट है एक बार अनम्यूट कर लो, एक बार चेक कर लो आप लोग अपना, किसी का अनम्यूट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, डन, ओके, थैंक यू। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दिखता हूँ कितने पहले आंसर दे पाते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है? मैं देख पा रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ डन है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले एमसीक्यू पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो आईएफएससी कंपनी वाले के केस में नॉर्मल म्यूट पे चले गए क्या हो? अच्छा मैं म्यूट पे आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, देखो ये DIR-12 जो है ये आईएफएससी कंपनी का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। यहाँ पे या तो ए और बी मुझे देखने को मिला, मुझे डी बहुत कम स्टूडेंट का मिला, तो ये बहुत सारे नोट्स में नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप स्टडी में जिसने डीप में पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा मेमोरी वाला चीज़ था कि जिसको याद हुआ होगा उसने लिखा होगा। मेनली मेरा डिस्कशन था सेकेंड पोर्शन में। चलो मुझे एक बात बताओ, इस शीट पे आपको कौन कौन से कलर नज़र आ रहे हैं? जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको कौन कौन से कलर नज़र आ रहे हैं? ये स्क्रीन पे कौन कौन से कलर नजर आ रहे हैं? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ब्लैक। हाँ सर हो रहा है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो जो आप लॉ पढ़ते हो तो आपको इतना तो याद रहता है कि ठीक है सो मोटो याद रहता है, आपको ये भी याद रहता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता है कि स्टार्टिंग का वर्ड क्या लिखा हुआ है। लिस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे या अनलिस्टेड लिखा हुआ है? यहाँ पे अनलिस्टेड लिखा हुआ है, तो गलती कहाँ हुई थी हमसे? हमने लिस्टेड समझ लिया था, हमने आगे का लाइंस तो याद थे कि सुमोटो होता है, हम सुमोटो BMOR सुमोटो GMOR में कंफ्यूज हो गए, बट हमने ये नहीं देखा कि ऊपर अनलिस्टेड कंपनी लिखा हुआ और यहाँ पे खेलता है ICI प्ले करता है यहाँ पे, आपको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच में फंसाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डन, मोस्टली यहाँ पे मिस्टेक आपने किया है। फिर थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुआ है, आपने इसको लिखा हुआ है अंटिल नेक्स्ट AGM। भाई अंटिल नेक्स्ट AGM तक अगर कुछ बात करें तो वो एडिशनल डायरेक्टर की होती है, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट AGM तक बात करें तो वो एडिशनल डायरेक्टर की होती है। स्क्रीन नॉट शोइंग, रुक जाओ यार,
स्क्रीन शो हो रहा है, स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जीएम। जीएम इंक्लूड्स बोथ एजीएम ईजीएम, तो बट बेसिकली नेक्स्ट ईजीएम होके हम उसको वहाँ तक अपॉइंट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर को। तो यहाँ भी आपने मिस्टेक किया है, मोस्टली स्टूडेंट ने अंटिल नेक्स्ट एजीएम लिखा है। एजीएम वाला केस बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर्स के लिए होता है, यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर के लिए नेक्स्ट जीएम होता है, जहाँ जीएम पे आपको दोनों याद होना चाहिए, जीएम में दोनों आता है, आपको ईजीएम भी आता है, आपको एजीएम भी आता है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे अंटिल नेक्स्ट एजीएम बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ने लिख के आया यहाँ पे, ठीक है, गलत है। फोर्थ बताओ, अभी बताओ फोर्थ का क्या होगा, अब तो कुछ दिमाग खुल रहा है, फोर्थ बताओ क्या होगा। फोर्थ में ऑप्शन में खेलना था, ऑप्शन में थोड़ा घुमाया हुआ था, फोर्थ बताओ। हाँ ये डी, अब तो डी आएगा ही सबका। टेस्ट में क्या हो गया था सबको, कोई ए था कोई बी था। देखो डी में क्या दिक्कत है, इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है, ऑप्शन 3 का आंसर होगा अंटिल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जीएम, ठीक है, अंटिल अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स इन जीएम। फर्स्ट डायरेक्टर है, जीएम मींस नेक्स्ट अपना जो ईजीएम भी हो जाएगा वहां तक ओआर पास करके इसको फाइनल किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ का होगा डी ऑप्शन, बहुत अच्छा सा ऑप्शन ड्राफ्ट है यहाँ पे, सुनो क्या बोल रहा है। एक ऑप्शन बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल उसका 120 करोड़ है, जो जूलियट वुमेन डायरेक्टर उसको 1 मार्च को अपॉइंट किया गया, ठीक है। सी ऑलरेडी होल्ड डायरेक्टरशिप, हमने अपॉइंट करने का था, सी ऑलरेडी होल्ड डायरेक्टरशिप इन 12 कंपनीज इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनीज। भाई ऑलरेडी वो 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर थी, तो उसको पास क्या क्या ऑप्शन है, सुनो। ए, एज ही वाज ऑलरेडी डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनी, तो जो उसको एलआईटी लिमिटेड में वो वैलिड होगा, एज विल लीड टू सॉरी इज नॉट वैलिड, इनवैलिड होगा, बिकॉज वो 11 पब्लिक कंपनी हिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक काम करो, ठीक है, सी कैन चूज ईदर बिटवीन द कंपनीज इन विच विश टू कंटिन्यू, ठीक है। देखो बी एंड सी साथ में बोल रहा है, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे रिजाइन करने के बाद आप एलआईटी में लेके डायरेक्टरशिप जा सकते हो, तो दैट्स वाई यहाँ पे डी बन रहा था, बिकॉज यहाँ पे देखो बी एंड सी साथ में पढ़ना होगा ऑप्शन में हमें। मतलब बी में क्या बोला था, एक काम करो, ठीक है, आप रिजाइन कर दो, और सी बोलता है कि ठीक है आप काम करो एलआईटी में जाके डायरेक्टरशिप ले लो, दैट्स वाई ए तो होगा ही होगा, ए का ऑप्शन एक है ही है, ठीक है। फिर बाद में बोला बी एंड सी को साथ में लेंगे तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गेम था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दैट्स वाई फोर्थ का डी था। यहाँ पे बी एंड सी ने थोड़ा सा गेम प्ले किया है, बी एंड सी को आपको साथ में पढ़ना था, मतलब बी एंड सी कोई अलग अलग केस नहीं था, आपको साथ में इसको रीड करना था एज पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों केस हो सकता है। एंड 5 का ऑल ऑफ द अबव होगा, जो इजी वाला उसमें डिस्कशन नहीं बनता, ठीक है। जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज किया सबसे ज़्यादा, वो मैं बताऊँ आपको, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया है, केएलएम लिमिटेड अनलिस्टेड। यार वर्ड्स पे खेलना, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ऐसे लिख के नहीं आएगा, हो सकता है पीवीटी एलटीडी नाम के आगे आएगा, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। एंड अनलिस्टेड आ गया तो अनलिस्टेड के केस में ऐसा कोई भी सू मोटो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया अप टू द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स इन जीएम, जीएम मतलब नेक्स्ट अपना जो ईजीएम हो जाए तो वहाँ पे उसको हम बाई पासिंग ओवर करके उसको अपॉइंट एंड फाइनलाइज कर सकते हैं। फोर्थ में क्या था, ऑप्शन का गेम था, ए ऑप्शन तो हो सकता था, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं 11 पब्लिक कंपनी में नहीं जा सकते, बट बी एंड सी भी हो सकता है, बट बी एंड सी साथ में पढ़ना होगा। बी में क्या हुआ कि एक काम करो, एक को रिजाइन कर दो, और सी में क्या बोला कि नया कंपनी में जाके अपॉइंटमेंट ले लो, यहाँ पे दैट्स वाई डी आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, आवाज तो जा रही है ना आपके पास, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा, जो न्यू स्टूडेंट है एटलीस्ट सुन लो कहाँ पे क्या दिक्कत आई थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन वाले डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। देखो यहाँ पे फर्स्ट का ए मोस्टली पकड़ नहीं पाए कि ये किस सेक्शन का क्वेश्चन था, सब फॉरेन कंपनी लिख के आए इसमें। फर्स्ट का ये देखो, आंसर तो आंसर शीट में आपको दूंगा, आंसर शीट तो लिया हुआ है, मार्क क्या करना है। फर्स्ट का आपको डी है, फिर सी है, फिर ऑलरेडी तीनों डी है, ठीक है, मतलब डी सी एंड तीनों डी होंगे, ठीक है। आंसर तो मैं चेक करके भी दे रहा हूँ वहाँ पे। तो डिस्कशन मेन था कि अनलिस्टेड कंपनी ध्यान रखना है, वहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर बेसिकली एओ या एमओए के सब्सक्राइबर होते हैं, उनको अप टू द नेक्स्ट जीएम में, जो कि अपना नेक्स्ट जो भी ईजीएम होगा वहाँ पे फाइनल करेंगे, ठीक है। एंड वुमेन डायरेक्टर केस में बताया कि वहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना था, ऑप्शन को स्टडी जिसने की सही से किया वो सही से आंसर दिया है। एंड फर्स्ट इज आईएफएससी कंपनी का जो आपको स्टडी मैट का पार्ट है वो उसमें समझाना क्या, नॉर्मली आईएफएससी कंपनी को बोला हुआ है 60 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है, ठीक है।
सर 1 का ए, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बहुत कम लोग का, मतलब आई थिंक 4 या 5 कॉपी थी जिन्होंने सही लिखा। 1 का ए का जिसने सही लिखा वो लिख के बताओ कि 1 का ए में क्या, कौन सा सेक्शन हिट हो रहा था। रेसिडेंट डायरेक्टर का सेक्शन हिट हो रहा था। यहाँ पे बहुत लोगों ने फॉरेन, हाँ जिसका गलत भी है वो अब तो सही लिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंट डायरेक्टर का था कि 3 सिंगापुर नेशनल्स who have never been to India have decided to be shareholders holding 100% equity shares, ठीक है, and the only directors of a private company in India in the year 2015, ठीक है, which is not a subsidiary of public company। 2015 में डायरेक्टरशिप होगा, ठीक है, and again they thought of forming a company for future projects, but one director said no, just create a regular private company to run a business operation। Describe, can they do it or not। नॉर्मली क्या है, आपको इंडिया में प्राइवेट कंपनी खोलना है तो एज पर सेक्शन 149 एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। अब नाउ रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में देखना है, करंट ईयर में देखना है कि वो 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला पता इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि यह किस सेक्शन को यहाँ पे हिट हो रहा है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो नवंबर 20 में आए थे ओल्ड सिलेबस में। ये मैं 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हूँ ओल्ड सिलेबस का, वो मैं ये वाला क्वेश्चन किया हूँ बिकॉज यहाँ पे ICAI का जो रिमार्क आया था पेपर को लेके, यहाँ पे लोग 379 कुछ और कुछ बना के लिख रहे थे, ठीक है, कि फॉरेन कंपनी इंडियन वाले होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा कि किस सेक्शन का ये क्वेश्चन था। यहाँ बेसिकली था कि आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हो तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए इंडिया में। तो यहाँ पे वो सेक्शन को आपको डिस्क्राइब करना था। प्रॉपर फ्रेमिंग जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैं शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, as per section 149 of Companies Act, every company shall have a board of director consisting of individuals as director and shall have minimum 3 director in the case of public, 2 director in case of public and 1 in OPC। Every company shall have at least 1 director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year in the given case। देखो एक चीज़ और बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग ओवर एक्सप्लेनिंग कम किया करो। मतलब सर ओवर एक्सप्लेनिंग मतलब अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है ना उसी टॉपिक को प्रोविजन में लिखा करो। डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी एक टॉपिक से पूछा है तो आप पूरा डिस्क्वालिफिकेशन लिख के आ जाते हो। अरे पूरा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखना है, वो इंटर वाला ज्ञान अलग हो गया। फाइनेंस में रिक्वायरमेंट पे ICAI फोकस कर रहा है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बना रहा है 3-4 नंबर के। अगर आप इतना बड़ा लिखना चालू कर दोगे तो शायद हो सकता है 70-75 नंबर 70-75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाओगे, 20-25 तो छूटना है। एंड वो MCQ केस सिनेरियो वाले जो आते हैं आप घूम जाओगे, उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो जो नॉर्मल जिस प्रोविजन पे, लाइक मैं बताऊं, अगर सेक्शन नंबर 164 के कोर्ट वाले केस में पूछा है कि 6 साल से ज़्यादा की सजा है, तो सिर्फ उसको प्रोविजन में समझाओ कि हाँ भाई प्रोविजन बोलता क्या है। देन एनालिसिस, यहाँ पे क्या केस ने एनालाइज तो किया सिचुएशन को कि यार इस केस में क्या हुआ, तो नॉर्मल प्रोविजन नॉर्मल जो है वो लिखो आराम से, फिर एनालाइज करो। देन लास्ट में बताओ कि यहाँ पे क्या होना था और क्या नहीं हुआ। कि नॉर्मल अगर हाँ एक जो रेसिडेंट डायरेक्टर है वो इस कंपनी में इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, जो बेसिकली रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हम 149 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक्स हुए, ठीक है। अब दूसरा मिस्टेक कहाँ पे हुआ है सर, ये वाला, ये तो इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे क्यों फंस गए आप लोग। ये चलो ये तो किसी बुक का क्वेश्चन नहीं था, एक मैंने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को, बताना इसका आंसर क्या था, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको। नॉर्मल एक वर्ड दो वर्ड में लिख दो इसका आंसर क्या था। ये तो कहानी था। देखो IBC पता, IBC किस पे लगता है, चलो IBC का लिमिट क्या है, IBC का लिमिट क्या है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट IBC की लिमिट क्या है, मुझे ये बताना IBC की लिमिट क्या है। हाँ 1 करोड़। देखो ये कहानी है, ये कहानी ऐसे ही बनाएगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा ICAI के एग्जाम के, जो बताएगा 4 बोर्ड मीटिंग। मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ ICAI एग्जाम्स का, इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा। ICAI ने क्या किया, 4 बोर्ड मीटिंग को बताया, ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग हमारी 11 फरवरी को हुई, दूसरी बोर्ड मीटिंग हमारी 30 जून को हुई, एंड तीसरी हमारी मान लो 18 सितंबर को हुई। अगर उसमें क्या हुआ, एक ऐसी बोर्ड मीटिंग आई जिसमें कहीं ना कहीं 120 डेज से ऊपर का गैप हो गया। बट ICAI ने लास्ट में पूछा मुझे ये बताइए कि मार्च में जो मीटिंग हुआ है उसमें क्या कोरम प्रेजेंट था। स्टूडेंट्स ने क्या किया, पूरा कहानी लिख दिया कि बोर्ड मीटिंग 4 होनी चाहिए, 2 बोर्ड मीटिंग के ऊपर का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। या रिक्वायरमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। वो सर बताऊँ सजेस्टेड आया तो वो आंसर का पार्ट ही नहीं था, एंड स्टूडेंट ने उस बेसिस पर अपना आंसर पूरा ड्राफ्ट कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया। जबकि पूछा था कि बस इतना बताइए कि मार्च में जो कोरम था, एंड वो कोरम की कहानी बताया कि मार्च में कोरम इतना था और आपको इतना बताना था। तो मेनली वो रिक्वायरमेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, नाउ द क्वेश्चन इज, ये कहानी था, कहानी आपने पढ़ लिया होगा कि यहाँ पे एक एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन ऐड करने का था। मुझे एक बात बताओ, क्या हम रिमूव कर सकते हैं कोई डिस्क्वालिफिकेशन। फर्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट लिख दिया कि ऐड और रिमूव।
क्या 164 की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर सकते हैं? नहीं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम डिस्क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। मतलब अब वो कौन कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐड कर सकती है? कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगाना तो पब्लिक कंपनी ऐड कर सकती है? नो, ओनली प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस कहानी बनाया कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, वर्डिंग मैंने स्टार्टिंग बोला क्या, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मैंने लिमिटेड लिख देता ना तो भी आप बहुत आदमी घूम सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, 3 डायरेक्टर ए बी सी, नाइदर ए बी बी एनी लोन्स, कोई नहीं था। सी के पास एक 1.5 लाख का लोन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। पूरा कहानी बनाया कि उसको बताया गया कि आईबीसी अप्लाई होने वाला है। सी ने बोला ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ सेक्शन 164 में। लेटर क्या किया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड वाली भी आती है, ठीक है, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बनती है, ठीक है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, एड अ सेपरेट डिस्क्वालिफिकेशन, यस एडेड अ सेपरेट डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूव नहीं कर सकती, आपको पावर दिया गया है ऐड करने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी क्राइटेरिया लगा के ऐड कर सकते हो ऑन कंसिडरिंग बी स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन वेदर प्राइवेट कंपनी हैज राइट टू रिमूव और ऐड, तो पहले आपको समझाना पड़ेगा पूरा, ठीक है, कि हाँ भाई राइट टू रिमूव और ऐड, तो रिमूव नहीं कर सकते हम, बेसिकली एडिशन कर सकते हैं इफ एओए ऑथराइज, ठीक है। तो क्या सी डिस्क्वालीफाई होगा? यस। अब यहाँ पता है स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, स्टूडेंट ने पूरा 164 प्रोविजन छाप दिया। अरे नहीं लिखना आता इतना बड़ा आंसर, ठीक है, मतलब मेरे को लगता है 1.5 पेज तो 164 में पढ़ते रह गया। कन्विक्टेड बाई कोर्ट, रिलेटेड पार्टी, 5 साल के दिखना है हमें, मतलब 6 ईयर 7 ईयर का जेल, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, कितना टाइम आपका जा रहा है। जबकि पता है इसमें आंसर नॉर्मली था कि आपको बस एक वेल ड्राफ्ट करना था कि इस 164 में प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक नहीं है उसको क्या हो सकता है, हम एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं बट रिमूव नहीं कर सकते इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज। देखो लेंदी नहीं था, अगर जिसने क्रक्स लिखा है ना मार्क्स उसके ठीक ठाक आया है। लेंदी अगर जिसने क्वेश्चन की रीडिंग सही से की होगी, हाँ क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा, पेपर ऐसे ही समझने का आता है, ठीक है। नया पेपर आएगा तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको इस क्वेश्चन में समझ आया कि एओए ऑथराइज देन प्राइवेट कंपनी ऐड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, डन। यहां तक आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो सर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आंसर आया बताओ, पहले आप बताओ फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आंसर आया है? कोई आंसर सही दिया है? देखो दिया तो है एक दो स्टूडेंट ने। हाँ यहाँ पे कहानी, यहाँ पे अगेन वही कहानी। हाँ देखो, हाँ अगेन मैं बोलूंगा रिक्वायरमेंट्स। देखो ये पुराना ऐसा था कि जब क्वेश्चन आते थे 6-6-4 मार्क्स के, अब क्वेश्चन का पार्ट देखोगे 4-4-4-3 ऐसे करके पूछता है। तो अगर आप सिर्फ प्रोविजन लिखते रह जाओगे तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम लग जाएगा। जो प्रोविजन पूछा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ यहाँ पे नॉर्मली बता दूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी को चाहिए, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, टर्नओवर 100 करोड़ मोर, लोन्स एंड डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। बट एक्सेप्शन किसके लिए था? डोरमेंट कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर। तो इस केस में क्या हो गया, ये डोरमेंट कंपनी में आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो पॉइंट्स थे वो इस पर नहीं लगेंगे। बेसिकली न्यू क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आरओसी ने जो पेनल्टी लगाई, अब बाद में मैंने ये कहानी बता दिया कि हाँ भाई वो 7 महीने का था, आप घूम जाओगे बिकॉज आप कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट वैकेंसी वाला पॉइंट पकड़ लोगे। नहीं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैकेंट हो गया तो 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर वहाँ तक होना चाहिए, और भावुक होकर आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आरओसी राइट नहीं था, वो डोरमेंट कंपनी हो गई थी। डोरमेंट कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो प्रोविजन थे वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं आरओसी को पेनल्टी लगाया भी होगा तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आरओसी सही नहीं थी, बट वो एक्सेप्शंस आपको ध्यान होगा। 50% स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही टैकल किया बिकॉज उनको वो एक्सेप्शंस ध्यान थे। अगर ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखे, मेरे खुद के अटेम्प्ट में एमसीक्यू में क्वेश्चन था एक्सेप्शन पे लेके, जो कि वो जॉइंट वेंचर पे घुमा दिया था। तो आपको डोरमेंट पे घुमा सकता है बिकॉज अगर डोरमेंट पकड़ा तो एक अच्छा खासा डोरमेंट भी टेस्ट हो जाएगा एंड ये भी सेक्शन टेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर देखो जो बच्चा बोलता है ना कि सर हमने लॉ में क्वेश्चन बैंक नहीं किया, अरे तुमने प्रोविजन किया है ना, तो बहुत कुछ है। एंड एक अच्छे क्वेश्चन बैंक मतलब 20-25 क्वेश्चन, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन क्वालिटी के पकड़ो। एंड देखो क्वेश्चन बैंक से ना खुद में ये टेस्ट करो कि मैं उस क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन से ये मत सोचो कि यार मुझे क्वेश्चन रटना है, नहीं ये वाला आ गया तो हाँ आएगा तो हम लिख देंगे। अरे भाई एक ऐसा पॉइंट लगाएगा वहाँ पे, जैसे भी क्वेश्चन आने वाला है वो वाला, ठीक है, जो मैंने एक ऐसा पॉइंट लगाया जिसका रटा होगा वो फंसा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना था। हाँ ठीक है सर, डी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी में तो आप टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, अरे एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, ठीक है। एग्जाम में आपको बेसिकली लिख के बताना है, वो टिक क्रॉस रफ में कर लेना। सर डी में क्या दिक्कत आ गई? डी तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन भी आएगा थोड़ा सा, ठीक है। जो मैं जहाँ फंसता था वहाँ पे मैंने उसको आपको फंसाने के डाला ना, आप भी वहाँ पे फंस रहे हो, तो ये चीज़ एग्जाम में नहीं फंसना है।
सर क्या था डी का आंसर बताओ, मुझे बताओ 12 महीने कब से काउंट करेंगे, 12 महीने कब से काउंट करेंगे? 12, जिसके पास आंसर शीट आ गया ना वो तेज बन रहा है। हाँ पहले, हाँ फर्स्ट डिफॉल्ट, नहीं फर्स्ट डिफॉल्ट मतलब फर्स्ट डिफॉल्ट तो उसका पहली बोर्ड मीटिंग तो उसने 14 मार्च को ही फर्स्ट डिफॉल्ट किया था। देखो बेसिकली क्या था इसमें, 5 जनवरी को ये घुमाया मैंने, ठीक है, 5 जनवरी को अटेंडेड, ठीक है, 14 मार्च को, ठीक है, नॉट अटेंडेड, फिर क्या किया 15 जुलाई जून को क्या किया उसने, नहीं अटेंड किया, फिर उसने 11 जुलाई को अटेंड किया। तो अभी तक तो नॉर्मल वो 12 महीने का कंटिन्यूस पीरियड ब्रेक नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अटेंड हो गया विद इन 4 मंथ्स में, एक बार तो अटेंड कर दिया इसने फिर से। बट नेक्स्ट मीटिंग वाज 18 जुलाई विच ही डिड नॉट अटेंडेड, ठीक है, विच ही डिड नॉट अटेंडेड, मतलब 18 जुलाई को ध्यान रखना कि हाँ अब तो यहाँ पे इसने अटेंड नहीं किया है, ठीक है। अब क्या है, देन इन दी फॉलोइंग ईयर, कुछ यहाँ भी फंसे हैं भाई, फॉलोइंग ईयर मतलब क्या होता है, अगले साल, ठीक है, अगले साल तक पहुंच गए, जहाँ पे 16 जून को एक मीटिंग हुई थी जो उसने अटेंड नहीं किया। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि 11 महीने तक का गेम पहुंच चुका है, क्योंकि लास्ट डिफॉल्ट जो हुआ था 18 जुलाई से लेके 16 जून। पहली बात कंफ्यूजन क्लियर करना, यहाँ पे कोई कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, दिमाग में घुस जाता है कि कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर, कुछ ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट डिफॉल्ट से चेक करना पड़ता है, क्योंकि आपको 12 मंथ तो पढ़ा दिया जाता है, बट 12 मंथ फ्रॉम कब से ये नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 जुलाई को डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, सॉरी हाँ ये 18 जुलाई को उसने क्या किया, मीटिंग अटेंड नहीं किया। फिर अगले साल फॉलोइंग ईयर की बात करें, अगले साल 16 जून को मीटिंग नहीं अटेंड किया, फिर 18 जुलाई को मीटिंग नहीं अटेंड किया। तो फाइनली कब अटेंड किया, 11 अगस्त। तो क्या 12 महीने का गैप आ गया 18 जुलाई से? यस। तो क्या इस पे 164 लगेगा? 167 लगेगा, ठीक है, 164 ही बहुत सारे लोग लिख के आए हैं, ठीक है, 167 दैट इज वैकेशन ऑफ ऑफिस वाला लगेगा। चलो समझिए ये क्वेश्चन डन। इसमें करना क्या था, अब वो क्या, अब 167 आप पूरा लिख के आओगे वहां पे कि 164 का डिस्क्वालिफिकेशन एंड जितने पॉइंट्स आते हैं वो सब लिखोगे? नहीं, प्रोविजन में क्या लिखोगे, 12 मंथ्स का प्रोविजन जो होता है उसको अच्छे से समझाओगे, 3 to 4 लाइन जो भी समझा सकते हो। देन एनालिसिस पोर्शन पे आओगे, जहां पे आप ये केस को समझाओगे, वो टिक क्रॉस मत करना, पागल हो जाएगा वो। वैसा ही इतने पेपर्स लेके बैठेगा और आपका टिक क्रॉस देके नॉर्मली समझाना, अगर समझाना भी होगा तो बोलना कि डिफॉल्ट इसका 18 जुलाई को हुआ है, उससे बेसिकली उससे पहले के मीटिंग से कोई 12 मंथ्स का ब्रेक नहीं हुआ था, देन 18 जुलाई से लेके 12 मंथ्स का ब्रीच हो गया, जो कि लास्ट 18 जुलाई अगले साल का मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया, जो 11 अगस्त का वहाँ तक उसका वैकेशन हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभिनव जो था वो गलत था, ठीक है, जिस मतलब वो वैकेशन उस पर हिट कर जाएगा। हाँ 2 का एक पॉइंट, जिसने अगर उस पॉइंट को पकड़ा होगा वो बच गया होगा यहाँ पे, 1 पॉइंट। हाँ प्रोविजन सही लेके, वही ये स्टोरी में खो गए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आईबीसी के आगे जो स्टोरी बना के। 2 का 1 पॉइंट, मैंने 4 नंबर दिया उस पॉइंट को पकड़ने के लिए, बस 1 पॉइंट। क्या था वो पॉइंट? एसआर सर याद करना पड़ेगा, अगर सही बताऊं तो। अच्छा देखो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ जानना चाहिए, ठीक है, आगे कहीं कॉर्पोरेट से या कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है, बट नॉर्मल समझो एग्जाम के लिए भी, ठीक है। एसआर यहाँ पे क्या था, 8 प्राइवेट कंपनी, 9 पब्लिक कंपनी। अब सुनो एक क्वेश्चन और जाता है यहाँ पे, मेरे पूछ रहा है सर ये तो 4 डोरमेंट पब्लिक कंपनी है कि नहीं है? ये 4 डोरमेंट पब्लिक कंपनी तब होगी जब बोलेगा कि 9 पब्लिक कंपनी है, उसमें वो 4 है, ठीक है। ये अलग से दिया हुआ है, मतलब अलॉन्ग विद 4 डोरमेंट कंपनी, तो ये 4 डोरमेंट अलग है, फिर ये काउंट नहीं होता 20 में। अगर होता 9 पब्लिक कंपनी विच इंक्लूड्स 4 डोरमेंट कंपनी, तो वो 4 डोरमेंट है ना, विच इंक्लूड्स ऐसे बोलता है ना, तो वो 4 डोरमेंट पब्लिक कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये भी कुछ डाउट्स आए थे। While holding directorship in one of the private company named Art Private Limited, member ने इन्फॉर्म किया रिगार्डिंग डायरेक्टरशिप क्रॉस 20 बिकॉज नो आर्ट 17 4 21। तो पहली बात तो 20 क्रॉस नहीं हुआ था, ठीक है, बिकॉज वो 4 डोरमेंट अलग है, उसको हटा के हम काउंट करते हैं तो 17 था, ठीक है। Then they need to resign from one of the company. However, the director refused to resign. Subsequently, the company passed an ordinary resolution to limit the directorship to only 8 company. क्या ordinary resolution से हम लिमिट कर सकते हैं किसी की डायरेक्टरशिप? नहीं, बेसिकली हमें एओए में, एओए ऑथराइज मतलब कहीं ना कहीं में एसआर पास करके किसी डायरेक्टरशिप जिसकी होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एओए प्लस एसआर वाली बात जिसने लिखा है वहां पे मैंने नंबर दिया है उसको, एंड मैं से बताऊँ बस इसके इस पार्ट को लिखने का नंबर दिया, फिर एनालिसिस। तो अब जिसने ये पार्ट पकड़ लिया वो एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहा था, ठीक है, बट जिसने ये क्वेश्चन के पार्ट को नहीं पकड़ा, जो उड़ा उड़ा के चार्ट बुक एंड ऑल से पढ़ता है,
तो क्या हमें लॉ में सिर्फ पीएचडी करना है? देखो पीएचडी नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भरा हुआ है ना कि हम 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके बैठेंगे और वो आएगा। देखो 20% मिलेगा क्वेश्चन बैंक से, लॉ हमेशा नया क्वेश्चन ड्राफ्ट होता है। अब वो चाहे तो ईजी प्रोविजन पे आ जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स 28 आए हैं, ठीक है। अभी एक बैच का मैंने चेक किया है जो कि आपका एकलव्य बैच है, वहाँ पे 28 मार्क्स हाईएस्ट है। एंड आई थिंक मैं एक बार बता देता हूँ आपको कितने स्टूडेंट पास है, मतलब 25 प्लस नंबर है। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 25 या उससे ज़्यादा नंबर है, सिर्फ 8 स्टूडेंट। टॉप नंबर किसका है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। उनका नाम राजदीप दाम है, ठीक है। उनका 28 मार्क्स हाईएस्ट है। एंड कहीं ना कहीं भी मैं दोनों स्टूडेंट को प्राइज़ जो कि है वो मैं भी सेंड करने वाला हूँ, पिछले वाला भी है ना अभी वाला भी। लॉ वाला तो बहुत, मतलब पिछले वाला तो कम ही जाएगा, लॉ वाला उससे ज़्यादा ही जाएगा, बिकॉज ये पेपर एंड अगला पेपर के लिए रेडी रहना, ठीक है। इसी टाइप का आने वाला है। तो भाई जो तुम 3 घंटा दे रहे हो ना, आधा घंटा और अच्छा से दे दो, बट टाइम दो इस चीज़ को। कब है, कहाँ है, कैसे होगा, वो हम टारगेट्स जिस दिन अपलोड करेंगे उस दिन बताएंगे, ठीक है। उससे पहले ये खुफिया इन्फॉर्मेशन इंटरनली सब लीक करता रहता है, ये फिजिकल फेस टू फेस वाले, तो वो सब भी बंद करवाना पड़ेगा। मैं कभी कोई डिस्कशन ग्रुप देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ तो, ठीक है। आ जाओ सर 2 का भी, यहाँ भी बहुत बड़ी ज्ञान की बातें लिखी गई। यहाँ पे मैं 3-4 कीवर्ड्स ढूंढ रहा था, जिसने कीवर्ड्स लिखा मैंने उसको 3.5 मार्क्स दिए हैं। सर यहाँ पे क्या कौन सा सेक्शन था ये तो बताओ मुझे। 390, अगेन बोल रहा हूँ 390, आप उड़ा के पढ़ते हो। ये पता है ये एग्जाम में 2 बार पूछा आई ने ओल्ड सिलेबस के। एंड अगर फॉरेन कंपनी से कोई टफ क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, बिकॉज वो फॉरेन कंपनी क्या होती है, कौन होती है, सबको पता है। 30 डेज में कहाँ जाना पड़ता है वो सबको पता है। बट अगर कुछ टफ क्वेश्चन बनेगा तो यही सब क्वेश्चन बनाएगा प्रोस्पेक्टस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 390 था बेसिकली ऑफ GDR इशू के रिगार्डिंग। तो CG गाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय द RBI विद सेबी रूल्स को देखते हुए। एंड जो भी प्रोस्पेक्टस इशू होगा सब चीज़ को ध्यान रखना है इसका। हाँ, CG सेबी RBI, ठीक है। एंड बीच के प्रोस्पेक्टस वाले कुछ लाइन है सर, इसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग अगर देखोगे तो इससे क्या रटना पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चन आप कंसेप्चुअली लिख सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन अगर आप नहीं ध्यान दोगे इसमें क्या आंसर कैसे जाएगा, तो शायद देखो फॉरेन कंपनी बहुत छोटा है, आई थिंक 10-12 सेक्शन में निपट सकता है। बट वही बात है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है। अगर आपने RBI CG या सेबी भी लिखा ना, ये आपके पास यहाँ पे आंसर शीट आ रहा है इसका, ठीक है। इसलिए बताऊँ, देखो मैं सर बताऊँ, अगर मैं बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं भी इतना ही लिख के आता, ठीक है। सेबी CG RBI, अब मुझे 2.5 मार्क्स से 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक मिलते। इतना क्या मैं लिख पाता, बहुत कम स्टूडेंट ने इतना लिख पाया, ठीक है। लाइक मैटर ऑफ सेल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ IDR, ऑफर ऑफ IDR रिगार्डिंग डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो सर क्या इतना याद करना है, लास्ट में सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। इसको आप सेव करना, ठीक है, बिकॉज ये सब क्वेश्चन है ना लास्ट में हिट नहीं होते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ ना अभी प्रोस्पेक्टस के बताओ, आई बताओ आई विल रिटन एवरी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। देखते हैं आप आपका पेपर मुझे सेंड करना, ठीक है। अगर 3.5 तक मिला है, हाँ ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ ना आपने कितना अच्छा लिखा है, क्या लिखा है। अभी मैं क्या होगा, मैं 0.1 अभी और बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है। अगर मैच हुआ होगा तो, ठीक है। चलो इसमें ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना, 2 बार पूछा आई ने। मैं रिव्यूज़ के एग्जामिनर के रिव्यूज़ आते हैं उस बेसिस बता रहा हूँ। स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वाला जो होता है पॉइंट, वो सब कुछ लिख के आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑफर ऑफ GDR है। आपने अगर यहाँ पे 50% भी स्कोर किया ना इस क्वेश्चन में तो बहुत अच्छे मार्क्स है, मतलब 5 मार्क्स में 2.5-3 नंबर भी स्कोर कर लिया आपने तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आपने अच्छा खासा क्रैप कर लिया है, ठीक है, मार्क्स। आओ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 1 मार्क्स आपका लॉ में बाय डिफॉल्ट कटेगा। आप ये सोचोगे मुझे 5 में 5 मिले, कभी नहीं हो सकता। अगर आप सही में पैटर्न चेकिंग समझोगे लॉ का, तो 1 मार्क्स आप जितना भी पेपर अटेम्प्ट करके आते हो ना, उसमें जितने नंबर क्वेश्चन उसमें से 0.5 1 मार्क्स को हटा के चलना। लाइक वही डिपेंड करता है कि कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हो, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। वही मैं बोलता हूँ कि लॉ में कम से कम कोशिश करो नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन तक तो जरूर पहुंचो वहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन तक तो जरूर पहुंचो वहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं नंबर मिलते हैं। कंक्लूजन के बेसिस बताऊँ, सिर्फ डेज लिखने का, मैं अपना पेपर कभी शेयर करूँगा, मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, सिर्फ डेज लिखने का 0.511 मार्क्स मिला हुआ है। जबकि लास्ट में बहुत लेंथी पेपर था, क्योंकि उस अटेम्प्ट में क्या था 2-3 चैप्टर्स हटे थे, तो वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मतलब PMLA पहले 3 मार्क्स का आता था, फिर 9 मार्क्स से भी पहले 2-3 मार्क्स आता था, उस समय 8 मार्क्स। तो ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में तो बस एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना था। सर क्या इतना याद करना पड़ेगा? देखो एज पर सेक्शन 384 बोलता है सीएसआर के रूल्स, सेक्शन, नोटिफिकेशन सब कुछ फॉरेन कंपनी पे लगते हैं। तो जिसने सीएसआर ये ना अपने एफआर में पढ़ा होगा, ये वाला टॉपिक अपने एफआर में पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, सेक्शन 135 अपने एफआर में पढ़ा होगा। क्या था इसमें यहाँ पे, क्या इसने सब कुछ सही किया? नहीं, क्या इसमें दिक्कत क्या है? हबीबी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई, ठीक है, हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एक्टिवली कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, टर्नओवर 960 करोड़। पहले हमें सेक्शन 384 प्लस 135 का लिखना था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, 135 बोलता है कि 1000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 500 करोड़ का अपना नेटवर्थ, देन नेट प्रॉफिट। अगर तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड हो गया तो कहीं ना कहीं उस पर सीएसआर लगेगा। तो यहाँ पे उसने सीएसआर मान लो स्पेंड भी कर दिया, बट सीएसआर एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ? हमारा टर्की में हुआ सीएसआर एक्सपेंडिचर, जबकि सीएसआर एक्सपेंडिचर कहाँ होना चाहिए? में इंडिया में होना चाहिए था, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने टेक्निकल कर दिया, बस आपको अगर कहीं पूछा तो शायद एप्लीकेबिलिटी तक ही पूछेगा, बट ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप एफआर में पढ़ते आए हो तो ऐसा तो नहीं एक जगह पढ़ा हुआ दूसरी जगह भूल जाओगे, मतलब सिर्फ वो एफआर में ही लगता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीएसआर एक्सपेंडिचर बेसिकली इंडिया में होना चाहिए। अगर 135 अगर आप पढ़ोगे, अंदर रूल्स में जाओगे तो ये चीज़ साफ लिखा हुआ है, और लॉ में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप पढ़ोगे वो लाइन को तो सीएसआर के रूल्स, सेक्शंस, नोटिफिकेशन सब कुछ एप्लीकेबल होते हैं फॉरेन कंपनी पे, क्योंकि रूल्स के अंदर बातें दी हुई है। आंसर और मार्किंग स्कीम, मतलब मार्किंग स्कीम क्या बताओ क्या चाहिए मार्किंग स्कीम में? जिसने लिखा है वहाँ पे 4 मार्क्स है, ऐसा जिसने लिखा है उसने 4 मार्क्स है। मैं बेसिकली वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा था जिस भी स्टूडेंट ने लिखा है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक्सपेंडिचर इन इंडिया, जिसने लिखा है वहाँ पे 3.54 मार्क्स है। बाय डिफॉल्ट मैंने 1 मार्क्स सबका काटा है, जैसे ऐसे ही पैटर्न चेकिंग है। हाँ आंसर मैं शेयर कर दूंगा, आंसर तो ये चीज़ है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो सर 2 का डी में क्या था? होल्डिंग सब्सिडी से हम रेम्युनरेशन ले सकते हैं। 2-3 की पॉइंट्स यहाँ पे ढूंढ रहा था। होल्डिंग सब्सिडी से हम रेम्युनरेशन ले सकते हैं, यस। एवरेज लेना है, एवरेज लेना होगा रेम्युनरेशन हमें उसमें से, मतलब होल्डिंग सब्सिडीज के हम एवरेज रेम्युनरेशन लेंगे, दोनों मिला के चेक करना पड़ेगा लिमिट्स के लिए। क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड रुक जाओ। देखो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, यस होल्डिंग सब्सिडीज हम हाँ देखो यही क्वेश्चन अच्छा लिखा इसने कि हाँ बट नॉट अबव द लिमिट एज पर सेक्शन 197, ठीक है। मिस्टर टैलेंटेड वाज ए डायरेक्टर, ये भी आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। ऊपर वाले बेसिकली ड्राफ्टेड थे, ये आपके पास्ट ईयर का था। क्या बोला, टैलेंटेड वाज ए डायरेक्टर इन अ होल्डिंग कंपनी एंड आल्सो इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी, ही वाज ड्राइंग हिज मैनेजर रिलेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द कंपनीज इन हिज कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर। It was brought to the attention of the company he cannot draw remuneration from both of the company because of virtual relationship as in holding subsidy। गलत, ले सकता है होल्डिंग सब्सिडी ले सकता है, बट शर्तें क्या है कि जिस भी कंपनी से ले रहा है वहां पे याद रखना पड़ेगा एनी ऑफ द कंपनी में वो जो लिमिट दिया है 197 का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी कंपनी में 197 में जो लिमिट्स दिए हुए हैं वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, हाँ ये सागर का सही है, प्लस आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब 3 पॉइंट है यहाँ पे आंसर आएंगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाँ होल्डिंग सब्सिडी से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजर रिम्यूनरेशन ले सकते हैं। सेकंड क्या होगा कि जो भी हम कंपनी से ले रहे हैं एनी ऑफ द कंपनी में जो मैनेजर रिम्यूनरेशन है जो 197 है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए कोई भी कंपनी में। एंड थर्ड आपको डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। इस 3 पॉइंट के बेसिस पे नंबर मिलेंगे आपको। तो देखो पहले तो क्वेश्चन समझना आना चाहिए, देखो हड़बड़ी में कुछ मत पढ़ो। लॉ के क्वेश्चंस को लिखने से ज़्यादा है ना इसके रीडिंग पे ध्यान दो। अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर आप 9 to 10 मिनट्स लगा रहे हो तो 2 से 3 मिनट तो आप शांत मन से पढ़ो, वहाँ पे एक एक वर्ड में आंसर घूम सकता है, ठीक है। अगर जिसने भी पढ़ा नंबर मिलेंगे उसको, ये तो गारंटी है। बस याद रखना आपको कंक्लूजन परफेक्ट निकालना है। आप ओवर वाला कोई केस याद रखना, आप ऐसा जगह ओवर लिख के पूरा ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो। देखो अगर टाइम नहीं है, अगर आपने सिर्फ कंक्लूजन सही से लिखा तो मैं सही बताता हूँ जितना मैंने आरटीआई चेक किया, मैंने खुद के पेपर में देखा, ठीक है। 0.5 से 1 मार्क्स मिलने के चांसेस अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने इतना भी लिख दिया ना 14 डेज में फाइल होता है, 7 डेज में फाइल होता है आरओसी को, इतना भी लिख दिया ना 0.5 से 1 मार्क्स के चांसेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ढूंढता है कंक्लूजन वहाँ पे। इसे होता है पेपर में ना थोड़ा लास्ट के टाइम में ना गेयर 4 लगा देना एंड पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। चलो 3 का ये बताओ। चलो इससे आने से पहले मुझे बताओ, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं
क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं था कि उसने एसआर पास किया या वही वोट जो फेवर था वो एक्सीड हुआ प्लस सीजी का था। तो एजम्पशन बेस जिसने भी लिखा है यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ पे जो 2 मार्क्स में 2.5 मार्क्स या 2 मार्क्स मिले सही है। सर गिवन केस में कितना लिखे, जितना क्वेश्चन का एलिमेंट है उतना लिखो। अगर क्वेश्चन के एलिमेंट्स को आपको यूज करना, सिंपल सी बात है, अगर मैं बताऊँ 4 से 5 लाइन में क्वेश्चन के एलिमेंट को यूज कर सकते, जैसे ऊपर क्या था, हियर इन दिस केस दिस कंपनी रिसीविंग रेम्युनरेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द होल्डिंग सब्सिडरी, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना जो लिमिट है वो 197 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। देखो स्पेसिफिक एसआर के लिए नहीं था ये काम, मैंने वही तो घुमाया। देखो एक एक वर्ड का मतलब, अगर मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डाल रहा हूँ तो आपको पे पता होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन जाता है। ठीक है, चलो पहले मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में वुमेन डायरेक्टर के केस में इतनी मिस्टेक क्यों हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन में वुमेन डायरेक्टर के केस में इतनी मिस्टेक क्यों हुई? वुमेन डायरेक्टर के केस में सबने 120 प्लस 0.01% ऑफ इन एक्सेस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल लिख के आया। 80% कॉपी में ये चीज था। इनकल डिस्कशन के बाद शायद मे भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर किस कैटेगरी में आता है? नॉन एग्जीक्यूटिव वाले कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर वुमेन डायरेक्टर लिखा है तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव वाले कैटेगरी में लिखना। दिसंबर 21 का पेपर इस पे ही था। ठीक है, दिसंबर 21 का पेपर इस पे ही था। तो आपको वुमेन डायरेक्टर केस में इधर वाला लिमिट नहीं छोड़कर आपको इधर वाला ही लिमिट बनाना था। ठीक है, जो 12, 17, 24 वो वाला लिमिट है वो वाला आपको ड्राफ्ट करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे क्या है, नॉर्मली मैंने क्या बोला कि 70 उससे अबव गया तो आपको एसआर पास करके आप उसको रिटेन कर सकते हो, या तो लिख के काट दिया तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, लिख के काट दिया तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ठीक है देखो ऐसा ही बोलता होगा कि वाह भाई वाह, जब सही लिख रहे थे तुमने काट दिया। ऐसा होता नहीं है, होता बहुत बार होता है। जब पहली बार सही लिखते हैं ना, मैंने खुद में किया, पहली बार मैंने डीटीए क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर इनकम लिख के मैंने काट दिया, बाद में पता चला यार लिख देना चाहिए था। तो पहली बार सही बोलता है, दिमाग बोले या दिल बोले, वो पहली बार सही होता है। सर थर्ड का आंसर इज ठीक है। अब सुनो इसमें क्या था, इसमें नॉर्मली सबसे पहला पॉइंट में क्या पूछा कि उसको मतलब कहीं ना कहीं रिटेन करना था, तो ऐसा पास करके हो सकता है, या तो OR प्लस वो जो सेंटर होगा अप्रूवल वो ले सकते हो, जिसने भी एजम्पशन लिया होगा परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जिसने बोला होगा कि नहीं भी पास किया, जिसने बोला पास किया, तो एजम्पशन लेके कर सकते हो उस क्वेश्चन को। दूसरा क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल 390 करोड़ काउंट किया। क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल काउंट होता है? नहीं। अब देखो दूसरा डिस्प्यूट बहुत हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेशल डाला था। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, 2 बार इसको लगभग आईसी ने इसको पूछा था। देखो क्या बोला, आउट ऑफ विच पेड अप शेयर कैपिटल वाज 215 करोड़, कंपनी वाज इन प्रोसेस ऑफ एफपीओ, हेंस हैड द बैलेंस ऑफ 50 करोड़ इन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आईसी ने क्या एजम्पशन लिया हुआ है कि जो 215 करोड़ है उसमें से 15 करोड़ हटा दो, बिकॉज वो आपके शेयर एप्लीकेशन अमाउंट में आउटस्टैंडिंग खड़ा है, तो आपका बेसिकली जो बचा काउंटिंग के लिए यहाँ पे 200 करोड़ है। यहाँ पे स्टूडेंट ने 215 भी बहुत स्टूडेंट लिखा है, 200 भी बहुत लिखा है। तो एज पर आईसीआई एंड थोड़ा सा लॉजिकली बात करूँ तो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैंने जल्दी में पढ़ा ही नहीं, शेयर एप्लीकेशन बनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को जल्दबाजी मत पढ़ो, ऊपर से पेड अप शेयर कैपिटल देखिए आगे मत बढ़ो। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि 15 करोड़ जो था उसके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में था, जो कि बेसिकली हमारा डील तो 215 करोड़ ही होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि इन फ्यूचर हम कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम अमाउंट जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी कितना चल रहा है? अभी 215 करोड़ है, जिसमें से बताया कि 15 करोड़ मेरा एप्लीकेशन अकाउंट में है, मतलब एप्लीकेशन मनी अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट में। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, 215 माइनस 15 200 करोड़। फिर यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस ऑफ रिजर्व सरप्लस 170 करोड़, आउट ऑफ विच इसमें से 150 करोड़ क्या था, जनरल रिजर्व एंड रिवोल्यूशन रिजर्व 20 करोड़। तो 20 एक्सक्लूड होगा, तो 200 प्लस 150 350। यहाँ तक डन, यहाँ तक डन, ओके लिख दो भाई, यहाँ तक डन। ठीक है, यहाँ तक डन। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर और क्या ऐड होता है सर? शॉर्ट टर्म लोन ऐड होता है, शॉर्ट टर्म्स लोन ऐड होता है, नहीं लॉन्ग टर्म्स लोन ऐड होता है, जो कि हमारा यहाँ पे 200 करोड़ था। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, 200 करोड़ ये आ गया, इसको माइनस करने के बाद 150 करोड़ सिर्फ जनरल रिजर्व आ गया 350 करोड़, और 200 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म आ गया, दैट इज 550 करोड़। फिर हमें माइनस क्या करना होता था, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मोस्टली स्टूडेंट ने इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं किया, मिस करके क्या करके समझ नहीं आया। ठीक है, ये 40-10 दोनों माइनस होगा, डेट इज 500 करोड़ हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव कैपिटल। तो सर हमने तो 3 क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देखा। पहला क्या है,
एज टू द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटेड एज अ मैनेजर पर्सन इन होल टाइम डायरेक्टर, तो लिखना पड़ेगा SR पास हो गया, नहीं तो OR प्लस GM लिख के आओगे, परफेक्ट है, या एजम्पशन लगोगे कुछ नहीं हुआ तो नहीं होगा, दोनों में से चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, इफेक्टिव कैपिटल, अभी हमने काउंट किया जो कि हमारा 500 करोड़ आया। और तीसरा क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि रेम्युनरेशन मिलेगा ही नहीं, अरे मिलेगा, अमेंडमेंट आया था, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था ये, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉस में जा रही है, तो लॉस में जा रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल रेम्युनरेशन मिलता है, जो कि आपका 500 करोड़ था तो 250 करोड़ तक तो 24 लाख हो गया, इधर वाली लिमिट जो अमेंडमेंट आई थी प्लस 0.01% ऑफ 250 करोड़ का, तो वो निकाल के आपको जो इफेक्टिव कैपिटल बेसिस पे आएगा रेम्युनरेशन, वो वुमेन डायरेक्टर को मिलना था। तो देखो पेपर, मैं बताऊं तो पेपर अच्छा था, अगर आप आराम से प्रोविजन पढ़ते तो पेपर बहुत अच्छे से कर पाते। थोड़े से सिली मिस्टेक्स हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। नवंबर का पेपर थोड़ा सा लॉ को लेकर रहना कि हाँ यार इसको तो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। लॉ एंड SFM आपको बेसिकली संभालना है। ऑडिट में भी शायद अगर प्रोफेशनल थिंग से अच्छा से करके जाओगे तो संभाल लोगे, लॉ थोड़ा सा संभालना लिमिट्स में। देखो अब मुझे ये पेपर देख के समझ आ गया कि आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट पे बहुत फंसते हो आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा से टाइम दे दो, तो आधा घंटा और टाइम दे दो। अगर क्वेश्चन बैंक थोड़े कम भी हो रहे हैं ना, तो प्रोविजन अगर अच्छे से हो रहे हैं तो चलेगा। 2C मैंने समझा रखा है, 2C में क्या था, इंडिया में एक्सपेंडिचर होना था यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या किया, टर्की में एक्सपेंडिचर किया, तो जो CSR के रूल्स है वो बोलता है कि आपको इंडिया में एक्सपेंडिचर करना था, तो आपने एक्सपेंडिचर टर्की में किया, तो कहीं नहीं कहीं आपने CSR गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो फिर भाई साहब आपको पेनल्टी तो लगने वाला है वहाँ पे। तो वो चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। डन। नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट टेस्ट मैं बता देता हूँ, बॉन्ड प्लस कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का ही होगा। कब होगा क्या होगा वो मैं 1 घंटे के बाद अपडेट करूँगा, ठीक है। मतलब 10 साढ़े 10 के बीच में जब मैं टारगेट्स अभी डालूंगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट टेस्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट लॉ के पेपर पे थोड़ा सा तो आप कॉन्शियस रहना कि हाँ कल मत लेना। अरे यार अब चलो कोई नहीं, देखते हैं। अच्छा कल कौन कौन टेस्ट देने जाता है ये बताओ, कल कौन कौन टेस्ट देना चाहता है, हम OR के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ये मुझे, हाँ ठीक है मैं समझ गया, ठीक है समझ गया, नहीं बोलने की जरूरत है, रहने दो हो गया। हाँ वो यूनानिमस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग हैं, ये होता नहीं स्कूल के मॉनिटर, नहीं सर टेस्ट तो कल ही होना चाहिए। हम बैक बेंचर्स में, ठीक है, तो हम शायद डिले करते थोड़ा सा। चलो गुड नाइट।